लास्ट टाइम हमने बताया था चंद राजवंश, ठीक है। तो चंद राजवंश की स्थापना के बारे में बताया था, चंद राजवंश के संस्थापक के बारे में बताया था कि सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की, ठीक। तो चंद राजवंश की स्थापना के बारे में लास्ट वाले वीडियो में हो गया था, सोमचंद हमने पढ़ा था। सोमचंद के बाद हमने इंद्रचंद वाला भी पढ़ दिया था। इंद्रचंद के बारे में भी हमने पढ़ दिया था कि इंद्रचंद ने चंद राजवंश में कुमाऊं में पहली बार रेशम के कारखाने का अगर किसी ने स्थापना की है तो वो इंद्रचंद ने की, और इंद्रचंद ने अपने शासनकाल में नेपाल और चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद संसार चंद्र हुए, फिर सुधा चंद हुए, और लास्ट में हम वीणा चंद पे भी आ गए थे। वीणा चंद के बारे में भी हल्का फुल्का हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। वीणा चंद, सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की। इसके बाद के शासकों में जो जिक्र मिलता है वो इंद्रचंद के बारे में मिलता है, और लास्ट में उसके बाद हम वीणाचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो वीणाचंद चंद वंश का वो राजा है जो बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त हो गया, और इसके समय में खसों ने आक्रमण किया और 200 साल यहाँ पे खसों की सत्ता रही, 200 वर्षों तक खसों की सत्ता रही। इसीलिए इस क्षेत्र को, जो हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसको खस देश के रूप में भी जाना जाता है, या खस देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि 200 वर्षों तक यहाँ पे खसों की सत्ता रही। तो वीणाचंद को हटा करके खसों ने अपनी सत्ता स्थापित की, और 200 साल खसों की जब यहाँ पे सत्ता रही तो खसों का शासन कोई बहुत अच्छा शासन नहीं था, और जनता उससे परेशान हो गई। खसों के शासन से जनता परेशान हो गई, और जितने भी लोग खसों की सत्ता से परेशान थे, पहले होता क्या था, जब हम चंद राजवंश में पढ़ते हैं तो चंद राजवंश में कभी भी अगर चंद राजवंश के किसी राजा पे आक्रमण हुआ, और जो चंद राजवंश में जो राजा होता था और जो राजा के राजकुमार होते थे, जो छोटे होते थे, उनको रौतेले कहते थे। तो ये रौतेले या तो नेपाल की तरफ भागते थे, ठीक है, या तो गढ़वाल की तरफ भागते थे। ऐसे में जब इस वीणाचंद के समय खसों का आक्रमण हुआ तो खसों ने चंद राजवंश के सभी जितने भी उत्तराधिकारी थे सबको मार दिया, और ऐसे में इस इंद्रचंद और आत्मचंद का कोई वंशज था वीरचंद। ये उस समय नेपाल में था, ठीक है, जिस समय यहाँ पे खसों का राजा सोपाल है। कुमाऊं में खसों का शासन चल रहा है, और खसों का राजा सोपाल चंद राजवंश में खस राजवंश का कुमाऊं में राज कर रहा है, और उस समय चंद राजवंश का एक उनका वंशज नेपाल में छुपा हुआ है खसों की डर से। ऐसे में इन खसों से परेशान जितने भी लोग थे, उन सब लोगों को इकट्ठा किया इस सोन खड़ायत नाम के एक व्यक्ति ने। सोन खड़ायत ने सभी लोगों को इकट्ठा किया जो इन खसों के शासन से परेशान थे, और ऐसे में इन्होंने धन एकत्र करना शुरू कर दिया और लोगों को एकत्र करना शुरू कर दिया। अब इसमें ये मेहरा और फड़ताल दल के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए, और एक सेना का निर्माण हो गया कुमाऊं में इन खसों के विरुद्ध। और तब वीरचंद्र को संदेश भेजा गया कि हम जो है यहाँ पे खसों के शासन के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हमें ऐसे में एक राजा की आवश्यकता होगी, और अगर आप खसों के विरुद्ध हमारा साथ देते हैं तो खसों की सत्ता समाप्त होने के बाद जो कुमाऊं में चंद राजवंश के राजा के रूप में आप राज करोगे। तो ऐसे में वीरचंद को नेपाल से बुलाया गया और खसों के राजा सोपाल को मारा गया, ठीक है। खसों के राजा सोपाल को मार करके वीरचंद ने दोबारा चंद राजवंश की स्थापना कर दी, यानी कि कुमाऊं में फिर से चंद राजवंश की स्थापना हो गई, ठीक है। वीरचंद के बाद फिर शासक बनते हैं त्रिलोकचंद, ठीक है। वीरचंद के बाद जो शासक बने हरिचंद, इनका कोई जिक्र नहीं मिलता है। फिर बात आती है त्रिलोकचंद की, ठीक। त्रिलोकचंद
ठीक इसके बाद वीर चंद के बाद थोहर चंद का भी जिक्र आता है। उसी थोहर चंद को चंद राजवंश के संस्थापक के रूप में भी बताया गया है, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। अब उसके बाद के इंपॉर्टेंट शासकों में आते हैं त्रिलोक चंद का नाम। त्रिलोक चंद चंद वंश का पहला राजा हुआ जिसने इस चंद राजवंश की सत्ता को विस्तार करना शुरू कर दिया, और ये पहले कहाँ तक सीमित थे? चंपावत तक सीमित थे। जब सोमचंद को चंपावत में 15 बीघा जमीन दी गई थी तो वहां पर इसने राजगुंगा का किला या जो सुई के किले का निर्माण किया था, तो चंदों की सत्ता चंपावत तक ही सीमित थी। लेकिन त्रिलोक चंद के समय में इसने जो है 6 खाता, जिसको आज के समय में नैनीताल के नाम से जाना जाता है, नैनीताल पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा को हरा करके जो चंदों की सत्ता है चंपावत से आगे बढ़ करके नैनीताल वाले क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला दिया, और भीमताल में एक किले की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला, राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किले का निर्माण किया। तो त्रिलोक चंद के समय में जो प्रश्न आप लोगों का बनेगा वो ये बनेगा कि चंद राजवंश का कौन सा ऐसा राजा है जिसने पहली बार चंद सत्ता को या चंद सीमाओं का विस्तार किया, तो वो है आपका त्रिलोक चंद। इसके बाद का जो टॉपिक आता है ये चंद राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी तक का। ठीक है, अभी तक के टॉपिकों में जो प्रश्न बनेंगे वो थोड़ा बहुत आपका सोमचंद से बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्रचंद से प्रश्न बनेगा, वीणा चंद से भी प्रश्न आपका बन जाएगा, और इसके बाद त्रिलोक चंद से प्रश्न बनता है। तो जो अगला जो राजा आता है ज्ञानचंद, इससे आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो ज्ञानचंद का जो टाइम पीरियड होगा, ज्ञानचंद का टाइम पीरियड होता है 1374 से लेकर के 1419 ईस्वी तक। ठीक है, 1374 से लेकर के 1419 तक का जो टाइम पीरियड है ये है ज्ञानचंद का टाइम पीरियड। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जितने भी राजा बताए उनका किसी का भी टाइम पीरियड नहीं बताया। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि चंदों के बारे में जब मैंने शुरुआत में भी बताया था कि बद्रीदत्त पांडे 700 ईस्वी से मानते हैं, ठीक है, अजय रावत 1020 ईस्वी से मानते हैं, ठीक है, हर्षदेव जोशी 1200 कुछ से मानते हैं। तो ऐसे में इनकी स्थापना के टाइम पीरियड में बहुत अधिक मतभेद थे, इसलिए चंदों के टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किए गए थे। लेकिन ज्ञानचंद के बाद क्या हो गया था, ये चंद वंश का पहला राजा है जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित करेगा। तो जब दिल्ली सल्तनत के साथ चंदों का संबंध स्थापित किया जाएगा तो ऐसे में दिल्ली की राजगद्दी पर किसका शासन होगा ये जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए चंद का जो चंदों में ज्ञानचंद का टाइम पीरियड हो गया 1374 से लेकर के 1419 डिसाइड किया गया है, यानी कि इस टाइम को माना गया है। ठीक है, तो अब इस समय दिल्ली सल्तनत से संबंध बनाने वाला पहला राजा है। ठीक है, पहला प्रश्न इसके संबंध में यही बनेगा कि ये चंद राजवंश का पहला राजा है जिसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला कोई राजा है तो वह है ज्ञानचंद, और इस ज्ञानचंद को जाना जाता है गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। अब इसको गरुड़ ज्ञानचंद क्यों कहा गया? क्योंकि इसको गरुड़ की उपाधि दी गई है दिल्ली सल्तनत के किसी राजा ने। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कौन से राजा है। दिल्ली सल्तनत के किसी राजा ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। अब गरुड़ की ही उपाधि क्यों दी? तो कहते हैं जब ये ज्ञानचंद, अभी हमने जब त्रिलोक चंद का शासन पढ़ा तो त्रिलोक चंद के शासन में हम क्या देख रहे हैं कि त्रिलोक चंद ने 6 खाता वाला जो क्षेत्र है वो जीत लिया, मतलब नैनीताल का जो क्षेत्र है वो जीत लिया। तो जब हम इसका भौगोलिक विभाजन करेंगे उत्तराखंड के, जब हम हिमालय पढ़ेंगे, महान हिमालय
लघु हिमालय, शिवालिक, तराई, भाबर। तो तब हम देखेंगे कि जो तराई वाला क्षेत्र है, ये नैनीताल का जो निचला वाला पार्ट है, ये तराई के क्षेत्रों में आता है। तो इस समय उसको माल के नाम से भी जाना जाता है, तराई, माल, इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो ये क्षेत्र कृषि उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कृषि उपज के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और ऐसे में जो यूपी का भाग लगता है रोहिलखंड वाला, यहाँ पर कटेहर जाति के लोगों का राज है। और ये कटेहर बार बार इस तराई क्षेत्र पर अपना कब्जा करेंगे, बार बार यहाँ पर आक्रमण करते रहते हैं और लूटपाट करते रहते हैं। ऐसे में ये ज्ञानचंद दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के राजा के पास गया और उसने कहा कि ये जो तराई वाला क्षेत्र है ये चंदों का क्षेत्र है और इसको चंदों को दिया जाए। ऐसे में जब वो उससे मुलाकात करने जा रहा था तो कहते हैं कि दिल्ली बादशाह एक गरुड़ के पीछे थे और उसको नहीं मार पा रहे थे, तो इसने एक ही तीर से उस गरुड़ को मार दिया। ऐसे में दिल्ली के जो राजा थे उन्होंने इसको गरुड़ की उपाधि दी और तब से इसका नाम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस शासक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। देखो हम पढ़ रहे हैं ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड है 1374 से 1419 तक। 1374 से और 1419 तक है। तो किस शासन, उस समय दिल्ली में किसकी सत्ता है, तो उसको दिल्ली की सत्ता जानने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर तुगलक वंश का शासन है। यहाँ पर तुगलक वंश का शासन है। अब तुगलकों का शासन तुगलक वंश का शासन कब से है, तो 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक तुगलकों का शासन है। अब तुगलक वंश के किसी राजा ने इसको गरुड़ की उपाधि दी, तो किस राजा ने दी, तो बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। वहीं अजय रावत और अन्य इतिहासकार मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नसरुद्दीन महमूद ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। तो आपके सामने पहला प्रश्न तो यही आता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका आंसर जानने के लिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहली बात, तुगलक वंश की हम बात कर रहे हैं, तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर के 1325। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक तो न तो नाम है और ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के बाद जिस मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, इसका टाइम पीरियड है 1321 से लेकर के 1351 में। तो 1325 से लेकर के 1351 का टाइम पीरियड यानी कि इससे नहीं मिलता है, तो इसलिए आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1351 से लेकर के 1388 के बीच का जो शासन है वो है फिरोज शाह तुगलक का। तो ऐसे में फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी होगी, सबसे ज़्यादा संभावना इसकी है। और अगर आपके पास ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक होगा तो आप फिरोज शाह तुगलक को ही करना, क्योंकि सबसे सटीक आंसर यही बैठता है। लेकिन कुछ इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को नहीं मानते हैं और उसके पीछे का कोई कारण है। उसके पीछे के कारण को समझने के लिए थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की हम जहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश। ठीक है, ये है दिल्ली की सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद जो वास्तविक संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। ठीक, तो इस इल्तुतमिश ने 40 गुलाम या अमीरों की स्थापना की, जिसे गुलाम-ए-चालीसा के नाम से जाना जाता है। और
दिल्ली की गद्दी पर कौन राजा बनेगा, इनकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश समाप्त हुआ, खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हुई। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो जब हम खिलजी वंश में भी देखेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक के टाइम की बात देखेंगे, तो दिल्ली के अमीरों ने उसे हटा दिया था, क्योंकि वो कभी नग्न अवस्था में दरबार में पहुंच जाता था, कभी महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में पहुंच जाता था। तो ऐसे में जब कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद जो शासक बना, तो गयासुद्दीन ने कहा कि ये तो यहाँ पे इस्लामिक सत्ता को समाप्त कर देगा, तो इसलिए अमीरों की मदद से गयासुद्दीन तुगलक वंश का शासक बन गया। तो गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। तो जब ये फिरोज शाह तुगलक शासक बना, तो फिरोज शाह हिंदू माँ से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, तो ऐसे में दिल्ली के अमीरों को लगा कि ये फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं के लिए लिबरल होगा। ठीक है, तो ऐसे में इस्लामिक सत्ता खतरे में आ सकती है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जब इन दिल्ली के अमीरों को लगा कि फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करेगा, तो ऐसे में इस फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। यानी कि हिंदुओं के प्रति सबसे जो कट्टर शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। वो सिर्फ इस बात के लिए था ताकि दिल्ली के अमीरों को यह ना लगे कि इसकी जो निष्ठा है वो हिंदुओं के प्रति है। ठीक है, इसीलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू किया। ठीक है, तो जजिया कर इसने लगाया। तो ऐसे में इतिहासकार मानते हैं कि जो शासक हिंदू धर्म के प्रति इतना कट्टर होगा, क्या वो किसी हिंदू शासक को कोई उपाधि प्रदान करेगा? तो ऐसे में लगता नहीं है कि फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि उसे दी होगी। तो ऐसे में नाम आता है नसरुद्दीन महमूद का। ठीक है, तो आपको इसमें डाउट में नहीं रहना है। मैंने पूरी स्टोरी और फैक्ट आपको बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि क्यों और क्या कारण थे। फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन में आएगा तो आप इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में नहीं होगा तो तब जा करके नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को जो है ये माना जा सकता है कि इसने इसको गरुड़ की उपाधि दी होगी। ठीक है, तो ये तो था इसकी उपाधि के बारे में और इसकी उपाधि के बारे में और इसकी सत्ता के बारे में। तो दिल्ली शासक ने जब इसको गरुड़ की उपाधि दी और इसने जब गरुड़ को मारा तो उससे खुश होकर के जो तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र गरुड़ ज्ञानचंद को दे दिया। यानी कि अब जो तराई का जो क्षेत्र होगा वो किसका हो जाएगा? चंदों का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में चंदों का जब ये तराई का क्षेत्र हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर कटेहरों का आक्रमण होता है। ठीक, और इस कटेहरों के आक्रमण के विरुद्ध जो इस गरुड़ ज्ञानचंद्र का सबसे योग्य सेनापति है नीलू कठायत। ठीक है, तो नीलू कठायत को भेजा जाता है तराई क्षेत्र में ताकि वो इन कटेहरों की सत्ता को इनको यहाँ से भगा दें। और नीलू कठायत ने इन अपनी बहादुरी से इन यहाँ पे रोहिल्लों को या कटेहरों को यहाँ से भगा दिया। और इस बहादुरी के लिए नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत या कुमाऊं खिल्लत की उपाधि से नवाजा गया। तो ये एक बहादुरी की उपाधि होती थी कुमाऊं खिल्लत, जो कुमाऊं में चंद राजा अपने बहादुर सैनिकों को देते थे। ठीक है, तो इस बहादुरी के लिए कुमाऊं खिल्लत दिया गया और उसको 2 जूला गांव दिए गए। ठीक है, 2 जूला गांव दिए गए, यानी कि 3 गांव उसको दिए गए नीलू कठायत को। तो नीलू कठायत को कुमाऊं खिल्लत की उपाधि दी गरुड़ ज्ञानचंद ने और नीलू कठायत को
3 जूला गांव प्रदान किए नीलू कठायत ने। इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि किस चंद शासक के समय में नीलू और जस्से की कहानी किस प्रसिद्ध नीलू और जस्से की कहानी किस चंद शासक के समय की कहानी है? तो इसी गरुड़ ज्ञानचंद के समय की कहानी है नीलू और जस्से की। इसके दरबार में ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसके जो गरुड़ ज्ञानचंद है, इस गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में है एक जस्सा कमलेखी। ठीक है, यह जस्सा कमलेखी नाम का व्यक्ति है गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में। और इधर से इसका जो सबसे बहादुर सेनापति है वो है नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत है। अब इन दोनों की आपस में रंजिश है, नीलू कठायत की और जस्सा कमलेखी की। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये इस तराई क्षेत्र को जीत जाता है नीलू कठायत, तो जस्सा कमलेखी राजा को कहते हैं क्यों ना ये तराई का जो क्षेत्र है ये नीलू को दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पर नीलू राज करे इस तराई क्षेत्र में। ऐसे में जब ये सूचना नीलू के पास गई कि आप तराई क्षेत्र का प्रशासन संभालो, तो ऐसे में ये नीलू भड़क गया। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है इस तराई क्षेत्र की जलवायु। ये तराई क्षेत्र काफ़ी गर्म इलाका होता था। ठीक है, यहाँ पर बरसातों में जीना मुश्किल हो जाता था, यानी कि मच्छर, मलेरिया सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे इस चीज़ की थी। और ये हम तब पढ़ेंगे जब हम अंग्रेज़ों का शासन पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने इन तराई क्षेत्रों में लोगों को कैसे बसाना शुरू किया वो हम अंग्रेज़ों के समयकालीन पढ़ेंगे। जब ब्रिटिश सरकार ने वन अधिनियम ला करके वनों को संरक्षित करने की व्यवस्था की और तराई भाबर के क्षेत्रों में गाँव बसाने शुरू किए, तो वो हम वहां पढ़ेंगे। वहां पे सबसे बड़ी समस्या है मलेरिया की और बीमार होने की, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी बार बार कटेहरों के आक्रमण होते थे। तो ऐसे में यहाँ पर शासन करना अपने आप में मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए नीलू भड़क गया और नीलू गुस्से में पहुंच गया राज दरबार। जब ये राज दरबार में पहुंचा तो राज दरबार में पहुंचने पे इसने राजा को कहा कि मैं जो है तराई क्षेत्र में नहीं जाने वाला, मैं तराई क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। तो इससे जो इस जस्सा कमलेखी ने, कहते हैं कि नीलू जब दरबार में आया तो काफ़ी गुस्से में आया और उसने अपनी ड्रेस भी नहीं पहनी थी जो कुमैया खिलत के समय में उसको दी गई थी। तो ऐसे में ये काफ़ी भड़क गया, नीलू कठायत राजा के ऊपर भड़क गए। तो जस्सा कमलेखी ने उसको राजा को और बहका दिया कि नीलू आज इस तरीके से आपके सामने व्यवहार कर रहा है, कल को तो ये राजद्रोह भी कर सकता है। ऐसे में जब ये नीलू कठायत अपने घर पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि मुझे राज आज्ञा माननी चाहिए थी। ऐसे में उसे खतरा हो गया कि कहीं राजा जो है मेरे बेटों को न मरवा दे मेरे जाने के बाद। तो इसने अपने दोनों बेटे सज्जू और बीरू को अपने ननिहाल भेजा और वो रास्ते में मिल गए इसको जस्सा कमलेखी को। और जस्सा कमलेखी ने उनको बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद राजा के पास गया और राजा से कहा कि नीलू ने आपको मारने के लिए अपने बेटे भेजे। ऐसे में इसने क्या किया कि नीलू कठायत के दोनों बेटों की आंखें निकलवा दी और उन्हें मरवा दिया। ठीक है, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब इसके बाद उद्यान चंद का टाइम पीरियड आएगा तो उद्यान चंद ने कुछ नहीं किया। उद्यान चंद ने सिर्फ अपने दादा के द्वारा किए गए कार्यों का पछतावा किया, मंदिरों का निर्माण किया। तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है क्यों इसने आखिर नीलू कठायत के बेटों की आंखें क्यों निकलवा दी और क्यों उनको मरवा दिया। ऐसे में फिर नीलू बदला लेने के लिए गया। तो नीलू ने क्या किया कि इस जस्सा कमलेखी को तो मार दिया लेकिन राजा को नहीं मारा। कहा कि भाई मेरी तो निष्ठा राज दरबार के प्रति है, मैं आपको नहीं मार सकता हूँ। ऐसे में जब आगे हम तिरमल चंद का शासन पढ़ेंगे तो तिरमल चंद के शासन में क्या है कि जब तिरमल चंद ने
रसोई के नियम बनाए थे, तो ऐसे में रसोई दरोगा के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बिल्कुल सच्चा हो और जिसकी निष्ठा राज दरबार के प्रति हो। तो ऐसे में इसी नीलू कठायत के परिवार के एक व्यक्ति को तब बुलाया जाता है तिरुमल चंद के दरबार में, क्योंकि इनकी निष्ठा तो किसके प्रति है, राज दरबार के प्रति है। एक प्रकार से ये जो नीलू कठायत है, ये इसको समझ सकते हैं आप, कटप्पा है ये माहिष्मति का, कि कुछ भी करा दो लेकिन मेरी निष्ठा जो है राज दरबार के प्रति। तो इस तरीके का परिवार है इनका। तो ऐसे में जब उसने जस्सा कमलेखी को मारा, ठीक है, नीलू कठायत ने, तो उसके बाद जब राजा को छोड़ दिया तो राजा हमेशा इससे डरा हुआ रहता था कि नीलू कठायत कभी मुझे भी न मरा दे। तो ऐसे में इसने धोखे से नीलू कठायत को भी मरवा दिया। तो ये कहानी है गरुड़ ज्ञानचंद की जस्से और नीलू से संबंधित, ठीक है। वैसे तो इस तरीके का कुछ आता नहीं है, बस ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं ताकि आप लोग जो आगे कभी इसके बारे में पढ़ो तो आप लोगों को पता चले। इसको जो है नीलू कठायत के बारे में नीलू कठायत के बारे में एक चीज़ और भी जानने को मिलती है, इसको जन विरोधी राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जन विरोधी राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसको जन विरोधी राजा क्यों कहा गया, क्योंकि इसने क्या किया कि अपने राज्य की जनता को, और जनता में भी कौन, किसान, और किसानों में भी कौन, खाएकर, ठीक है। इसने इन खाएकर किसानों को जागीरदारों के हाथ में सौंप दिया। इसने इन खाएकर किसानों को जागीरदारों के हाथ में सौंप दिया, और ये जागीरदार इन किसानों पे बिना बात के टैक्स लगाएंगे, अत्याचार करना शुरू करेंगे। और ऐसे में इन खाएकरों के एक नेता हुए कुंजीपाल। तो ये कुंजीपाल राजा के पास जब इन जागीरदारों की शिकायत लेके गया तो राजा ने कुंजीपाल को भी मरवा दिया और उसके भाई कीर्तिपाल को भी मरवा दिया। बाद में कहा जाता है कि शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि इसी कुंजीपाल के बेटे क्षेत्रपाल के नेतृत्व में खाएकरों के एक दल ने गरुड़ ज्ञानचंद्र को मार डाला, ठीक है। तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड। तो गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम पीरियड में 2-3 क्वेश्चन आपके जो बनेंगे कि दिल्ली दरबार से संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक है गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। गरुड़ की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है गरुड़ ज्ञानचंद। इसी ने पहला क्या है, गरुड़ की उपाधि इसी ने धारण की थी। इसके समय में दूसरी चीज क्या है कि जो चंदों का राज चिन्ह है, चंदों का राज चिन्ह है गाय, ठीक है। लेकिन जब ये गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड शुरू हुआ तो इसने चंदों का राज चिन्ह बदल डाला और गरुड़ की जो है चंदों का राज चिन्ह बदल के गरुड़ कर दिया। तो इस गरुड़ के संबंध में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये विष्णु का उपासक था, इसीलिए इसने गरुड़ को राज चिन्ह बनाया था, ठीक है। तो जन विरोधी के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे लंबा टाइम पीरियड इसका जाना जाता है, ठीक है। और इसके समय में बस इतनी ही चीज़ें हैं। आगे हम उसके बाद हरिचंद को पढ़ेंगे और हरिचंद के बाद पढ़ेंगे उद्यान चंद को, ठीक है। तो उद्यान चंद इसका पोता है। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे उद्यान चंद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।